ग्रीन रेवोल्यूशन भी आज तक हमारे अधिकांश लोगों के बीच में अपने पुराने नकाब में छुपा हुआ है, ढका हुआ है और ग्रीन ही है। आज भी जब हम सामान्य तौर पर बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत जो कि भूखमरी से मर रहा था उसमें खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाई और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एक मसीहा की तरह आए और हमें भूख से मुक्ति दिलवाई और भारत को भोजन में आत्मनिर्भर बनाया। ये हमारी पॉपुलर कंसेप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। आज हम इसको थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि यदि ये अच्छी बात थी तो आज इतने भयावह कॉन्सिक्वेंसेज हम क्यों देख रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। पहली बात तो ये कि आज़ादी से पहले भारत में बहुत से फेमाइन आए जो कि अंग्रेज़ों की नीतियों की ही देन थी। अंग्रेज़ों ने जब भारत पे अपना कब्ज़ा बढ़ाया तो उन्होंने जो अफ़ीम, कपास, नील की जो खेती शुरू करवाई अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, चाइना के साथ व्यापार के लिए, उसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड था वो डाइवर्ट हुआ कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। दूसरी बात, जो उन्होंने भारत के उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को विशेषकर जो बड़े प्रॉफिटेबल थे, उनको बर्बाद किया अपने फोर्सफुल एक्शंस के द्वारा, अपने रिप्रेशंस के द्वारा। उससे एग्रीकल्चर में जो लोग डिपेंडेंट थे उनकी संख्या भी बढ़ी। तो डबल तरीके से अंग्रेजों ने मार की। और 1940s का बंगाल फेमाइन तो स्पष्ट रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम पर भारतीयों की जान की सेफ्टी ना देखते हुए अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विंस्टन चर्चिल जैसे नस्लीय व्यक्ति ने करवा दिया, या वो उसका एक महत्वपूर्ण श्रोधार्य बना। आज़ादी के बाद हमने एग्रीकल्चर से टैक्स हटा दिया, ज़मींदारी व्यवस्था कई जगह ख़त्म कर दी गई, सारी जगह नहीं सही तो कई जगह ख़त्म कर दी गई। गरीब लोगों को भी कुछ ज़मीनें बांटी गई, सारी नहीं सही तो कुछ तो बांटी गई, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। और फर्स्ट 5 फाइनेंशियल प्लान में नेहरू जी की सरकार ने 31% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो उनका था वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर करवाया, जिसका रिजल्ट हमें मिला 3.1% की ग्रोथ रेट हमें मिली एग्रीकल्चर में, जो कि आज तक की सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है 10 सालों के डेकेड को देखते हुए चले तो, 10-10 सालों के अंतराल को देखते हुए चले तो वो हमें मिली। पर समस्या ये थी कि भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जो फूड सरप्लस थे और कुछ राज्य जहाँ खाद्यान्नों की कमी थी। बंगाल खाद्यान्नों की कमी थी, और भी कई ऐसे राज्य जहाँ, राजस्थान जहाँ खाद्यान्नों की कमी थी, उनको ज़रूरत थी खाद्यान्नों की एक्स्ट्रा। पर उनके बीच में तारतम्य बनाना मुश्किल हो रहा था, उसको ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से वहाँ ले जाना मुश्किल हो रहा था। शुरू में गवर्नमेंट ने डिकंट्रोल करने की कोशिश की, पर व्यापारियों की साठ-गांठ अधिक होने के कारण शायद प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। इससे गवर्नमेंट और पैनिक कर गई और कुछ और अल्टरनेट ढूंढने लगी। और ऐसे ही दौर में अमेरिका की अपनी पैदावार बड़ी ज़्यादा हो गई। और दूसरा, चाइना में कम्युनिस्ट क्रांति आने के बाद अमेरिका को अब भारत की चिंता थी कि कहीं भारत भी अब गरीबी में अगर विकास ना कर पाया तो कम्युनिज्म के चक्कर में ना फंस जाए। इस चक्कर में अमेरिका ने PL 480 का अपना एक पॉलिसी लाई, जिसके तहत भारत को बहुत ही कम सब्सिडाइज दामों में सस्ता राशन दिया गया, और जिसको हमारी सरकार ने ले लिया क्योंकि सस्ते दामों में मिला। और ये भी वादा हुआ कि आप इंडियन रुपी में पैसा दे दीजिए और उसको भी हम भारत में यूज़ करेंगे। तो इससे भारत की सरकार ने सोचा आम के दाम, आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे, और उसको सीधा उठाया और उसको जो सरप्लस की कमी थी जहाँ पर फूड ग्रेन्स की, उन स्टेट्स में और विशेषकर शहरों में जो हमारे वर्कर क्लास थी उसको PDS के थ्रू खिलाना शुरू कर दिया। और इससे जो वर्करों की वेजेस भी बची, फूड ग्रेन सस्ता हुआ, कम वेजेस उनको दी गई, और भारत अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्लान में भी आगे बढ़ा। और अमेरिका भी ये चाहता था कि भारत इंडस्ट्रियलाइज हो जाए और फिर शायद भारत का दोबारा कम्युनिस्ट बनने का खतरा ना रह जाए। चलता रहा। पर इसका नुकसान ये हुआ कि जब बाहर से व्हीट आने लग गया
तो हमारे किसानों के पास इंसेंटिव नहीं रहा व्हीट पैदा करने का। तो व्हीट की जो भारतीय प्रोडक्शन थी वो स्टैग्नेट हो गई 10 सालों तक, 1956 से लेकर 1966 तक। पर इसी दौरान जो ये 2 वॉर हमने लड़ी, चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, और फेमाइन वगैरह आया, इसने हमें हिला के रख दिया। फूड प्रोडक्शन भी हमारी लो हुई। और एक मिथ हमें ये निकाल देनी चाहिए कि भारत में जो शिपिंग से माल आता था वो भारत की कुल लगभग 10% या 5% आबादी जो शहरों में थी उन पर ज़्यादा फोकस करता था, या 15% आबादी पर। अभी भी भारत की 80 से 85% आबादी गाँव में अपना खाना खुद पैदा करती थी। तो जो भारत को भूखा नंगा दुनिया में दिखाया गया, ये केवल शहरी आबादी, जो कि उस समय मेरे ख्याल से हार्डली 10% रही हो, 15 भी शायद ना हो, उसके बूते पे हमें भूखा नंगा दुनिया में दिखाया जा रहा था। और 66 आते आते अमेरिका ने अपनी नीति बदल दी। अब अमेरिका ने कहा कि भैया हम फ्री के फूड ग्रेन तो नहीं देंगे, पर अगर आप अपने एग्रीकल्चर में क्रांति चाहते हो तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरा नो हाउ देंगे। और उसी कड़ी में मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग हमारे देश में आए। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द है, ये भी अमेरिकी फॉरेन एड के विद्वान ने ही क्वाइन किया। तो इसके तहत भारत में हाई यील्डिंग वैराइटीज़, जो कि नई जीन्स उन्होंने विकसित किए थे, वो पैदा किए गए। उनकी खूबी ये थी कि एक तो वो प्रकृति के खिलाफ थे, सौर ऊर्जा को नकारते थे ताकि जल्दी से जल्दी वो पैदा हो सकें, और नाइट्रोजन के जो उर्वरक थे उनके प्रति विशेष रूप से सेंसिटिव थे कि जब भी उनमें नाइट्रोजन से प्रेरित उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा तो बड़ी तीव्र गति से उनकी ग्रोथ होगी। और इससे केमिकल इंडस्ट्री, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्ली पड़ गई थी, उसके लिए भी उसके भी केमिकल यूज़ करने का एक और नया ग्राउंड तैयार हो गया। और यही बाद में डेंजरस साबित हुआ। वो जो केमिकल से पोषित जो ये फसलें जो बड़ी तीव्र गति से पैदा हो रही थी, इनको बड़ी स्पीड से भारत में लाया गया। और केवल 3 फसलें, व्हीट, राइस और मेज़, इनकी पैदावार को बढ़ाया गया। क्योंकि इससे पहले भारत में राइस और जो मिलेट्स थे वो ज़्यादा होते थे, व्हीट कम होता था। और जैसे ही ये आया रेवोल्यूशन, 5-10 सालों में ही जो हमारी पुरानी क्रॉप्स थी, ज्वार, बाजरा, रागी, वो पशुओं की क्रॉप में चेंज हो गई, और लोगों ने जो है आटा और चावल खाना शुरू कर दिया। और वो भी वो 3 वैरायटियाँ जो वो लाए थे, जिससे कि उस फूड की जेनेटिकल डाइवर्सिटी भी बहुत कम थी, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो गई। और फिर कंटिन्यूस फर्टिलाइज़र की सप्लाई और इन बीजों के प्रयोग से पैदावार कई गुना बढ़ाई गई, जो कि बहुत अच्छी बात थी। पर इनपुट कॉस्ट उससे बढ़ गई और मार लगी पंजाब और ऐसे स्टेटों में जहाँ पर जो गरीब किसान थे, अब वो खेती से हाथ धो बैठे, क्योंकि अब खेती करने के लिए ज़मीन में छेद करने की ज़रूरत थी, उससे पानी निकालने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये नई बीज जो पानी बहुत मांगते थे, जबकि पहले के भारत की जो खेती थी वो पानी कम मांगती थी। इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स भी साथ में आई, उन्होंने सस्ती सस्ती बिजली फ्री कर दी, फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दे दी। इवन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना करके चावल खरीदना और खाद्यान्न खरीदने का वादा किया, और उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दिया, एमएसपी दिया, जिससे कि पूरी तरह से किसान इंसेंटिवाइज्ड हो गए। पर कुछ सालों के बाद ही इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आए, और उनकी फूड प्रोडक्शन जो है प्लेट्यू हो गई, और फार्म जो है कंटिन्यूसली मोनोक्रॉपिंग से ख़राब होने लग गई, सॉइल, ग्राउंड वाटर लेवल लो जाने लग गया, फार्मर्स भी सुसाइड करने लगे, डिस्ट्रेस में आने लगे। और जो फूड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी जो कैलोरीफिक जो वैल्यू है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो भी कम हो गई, क्योंकि उसका जीन पूल भी छोटा था, कुछ स्पेसिफिक जीन ही थे। और उसकी वजह से जो हमारी इंडिजीनियस जो राइस की वैराइटीज़ थी, जो हमारी व्हीट की वैराइटीज़ थी, जो हमारे मिलेट्स थे, उसका प्रयोग कम हो गया। तो डबल मार भारत को लगी। फूड ग्रेन तो बहुत ज़्यादा हो गया पैदा, पर उसकी उसकी क्वालिटी उस लेवल की ना रही, और जो फार्म्स थे वो बर्बाद हो गए। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, किसान सुसाइड करने लगे। तो आज हम ये देख रहे हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो कराधारा है वो हमारे सामने है। पर अब वर्तमान में भारत सरकार भी मिलेट्स को पुश कर रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हमने यूएनओ में साबित कर दिया है, प्रमोट किया है, और चाहते हैं कि मिलेट्स जो है वर्ल्ड की स्टेपल क्रॉप्स बने, क्योंकि ये एंटी ओबेसिटी होता है, छोटे बच्चों के लिए प्रोबायोटिक्स का काम करता है, और भी कई गुण इसमें पाए जाते हैं, एंटी कैंसरस है। और बड़ी बात है, मिलेट्स की क्रॉप
वाटर रेजिस्टेंस मतलब वाटरलेस लेती है, ड्राउट रेजिस्टेंस है, पर्यावरण को लेस हार्म पहुंचाती है, ज़्यादा डाइवर्स है। तो ऐसे में अब दोबारा हम हट फिर करके रिटर्न की तरफ लौट रहे हैं। आशा करते हैं कि भारत शायद इसको समझेगा और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के चक्कर में हम फंस गए थे, शायद इसका हम तुलना में वास्तविक कोई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पैटर्न जो हमारा ट्रेडिशनल था उस वापस लौट सके। और जो पैडी की समस्या जो पैदा हो गई, जिसको जला अब रहे हैं उसके भूसे को, ये सलाह शुरू में हमारे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स ने दी और अब जो है वो सर्दियों में दिल्ली में और आसपास के शहरों में प्रदूषण का कारण बन जाती है। तो उसके लिए जो पशुधन हमारे पास होता था उसको हमने छोड़ दिया, की जगह ट्रैक्टर ले आए, कुछ और चीज़ ले आए, जो कि है तो अच्छे पर इनपुट कॉस्ट बढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये वेस्ट भी पैदा करते हैं और फर्टिलाइज़र आपको खरीदना पड़ता है। शायद अब गवर्नमेंट को एक नई फिर से पशु पालने की पॉलिसी की ज़रूरत है। हम श्री कृष्ण के देश के वंशज हैं, फिर से हमें बड़े बड़े फार्म्स बनाने चाहिए कैटल्स के लिए, पर ये फार्म्स वो वेस्ट के मीट प्रोड्यूसिंग फार्म्स ना होकर के हमारे अपने गोवंश की शरण स्थली होनी चाहिए, जो कि खेतों में भटक भटक कर जो वेस्ट मटेरियल है उसको खाएं और अपना मल मूत्र वहाँ त्यागें, जिससे कि वहाँ की सॉइल फिर से इनरिच हो जाए। क्योंकि जो फर्टिलाइज़र गोवंश दे सकता है, उसका मलमूत्र दे सकता है, वो कोई फैक्ट्री नहीं दे सकती। और इसका डबल फ़ायदा ये होगा कि जो हम करोड़ों रुपए हर साल जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी पे खर्च करते हैं और उसके बाद अपने पर्यावरण को ख़राब करते हैं, उससे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। और आशा करते हैं कि शायद अब हमारा देश इस चुनौती का सामना करने के लिए सध रहा है। धन्यवाद।